हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं और वो केमिस्ट्री का टॉपिक है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड कार्बन कंपाउंड्स। इसके विषय में हम लोगों को बात क्या करना है कि मीन्स कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और साथ में ये कार्बन कंपाउंड्स पर कैसे फॉलो अप करते हैं। तो इनके विषय में बात करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान्य तौर पर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट्स को देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट्स में क्या है कि मीन्स कार्बन है क्या, कार्बन के विषय में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कहने का मतलब कि हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड्स के रूप में किसे माना गया, कार्बन को माना गया। तो इसी के कारण इसने कहा कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मतलब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट मतलब तीसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि पहला ऑक्सीजन है, आप लोग जानते ही हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है श्वसन लेने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंस होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की विशेषता क्या होती है, अर्थ पर सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। कई बार इसको पीसीएस के क्वेश्चंस में पूछा गया, टीजीटी साइंस में भी बार बार ये पूछा जाता है, डेली साइंस के तौर पर एवरीडे साइंस में भी अक्सर इसको पूछ लिया जाता है कि अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे अधिक एलिमेंट की नाम बताइए। तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन इस नाते होता है क्योंकि हाइड्रोजन की विशेषता क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के रिएक्शन करके पानी बनाया, जल H2O, और उसी H2O के माध्यम से जीव की उत्पत्ति हुई, जो सामान्य तौर पर सृष्टि को आप देख ही रहे हो। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में कार्बन को माना गया। फिर आगे हम लोग बात करते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ मतलब कि जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक था ऑन द अर्थ। कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो। कार्बन से किससे बनाया गया है, कार्बो वर्ड से बना है। और वह कार्बो क्या है, लैटिन वर्ड जिसका मीन्स क्या होता है, कोल, COAL, कोल। कोल मीन्स कोयला, सामान्य तौर पर आप जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख रूप से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान एलिमेंट्स का है उसका नाम है कार्बन है। कार्बन की आवश्यकता क्या है कि मीन्स सामान्य तौर पर कार्बन की पहचान करनी हो तो सबसे आसान चीज है कि इसकी बर्निंग करा लीजिए। आपके सराउंडेड जितने भी सब्सटेंसेज हैं, कोई भी सब्सटेंस को अगर आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि वो कार्बन मिश्रित है या नहीं है, तो आप उसमें आग लगा कर देख लीजिए बर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो जलता है तो इट मीन्स कि उसमें कार्बन है, अगर वो नहीं जलता है तो मीन्स कि उसमें कार्बन नहीं है। क्योंकि आगे चल करके जो हम केमिस्ट्री की संकल्पना करते हैं, केमिस्ट्री का सामान्य तौर पर हम इंट्रोडक्शन पॉइंट से बॉटम टू टॉप की बात करते हैं, वो प्रमुख रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी से केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। पहली ब्रांच को फिजिकल केमिस्ट्री कहा गया, दूसरे को इनऑर्गेनिक और तीसरे को ऑर्गेनिक ब्रांच कहा गया। तो ऑर्गेनिक ब्रांच सामान्य तौर पर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल कार्बन बेस्ड होती है। बात समझ रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन जो केमिस्ट्री प्लॉट की गई, जिसके विषय में रिसर्च किया गया, लेटेस्ट थीसिस रखी गई, वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम फिजिकली मेजरमेंट की बात करते हैं, वो फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, कुछ थ्योरीज को डिफाइन करते हैं, तो वो सभी किस में आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जो सामान्य तौर पर ग्रेजुएशन लेवल पर आपको रीडिंग कराई जाती है। लेकिन उसका एक मोटो आपको 10+2 स्टैंडर्ड में ही बता दिया जाता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री को 2 ब्रांचों में 10+2 स्टैंडर्ड पर बांटा जाता है। तो ये सोच करके कि बच्चों को आज ही से इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए कि एक पोर्शन आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक हो जाता है और दूसरे में फिजिकल प्लस कार्बनिक के तौर पर ले रहे हैं। मतलब कि केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस हैं जिसमें फिजिकल को सामान्य तौर पर कॉमन कर दिया गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से केमिस्ट्री की रीडिंग होती है। आगे हम फिर चलते हैं
कि यहाँ पर सामान्य तौर पर कार्बो शब्द लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड की मीनिंग क्या है? कोल होती है। कोल मीन्स कोयला, आप लोगों को मालूम ही है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। सामान्य तौर पर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के विषय में जो कहते हैं, फर्स्ट लेयर जो अर्थ की है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य तौर पर उसका नाम क्या रखा गया? क्रस्ट। और उस क्रस्ट पार्ट को देखा गया कि 0.02% ही उस पर कार्बन होते हैं। सामान्य तौर पर अर्थ स्ट्रक्चर्स के विषय में ज्योग्राफी में आप देखते हैं तो 3 स्टेज होती है। तो इस तरह से क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन क्रस्ट वाले पार्ट्स पर देखा गया तो 0.02% ही कार्बन होता है, व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक CO3। मतलब कि ये सामान्य तौर पर जो कार्बन होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर? कार्बोनेट के रूप में होते हैं। CO3 का मतलब कि ये किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। तो कहने का मतलब कि कार्बन की यहाँ पर वेटेज दिया गया, यही कार्बन है जो कार्बन एलिमेंट के रूप में हम लोग आज स्टडी करना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है? हाइड्रोकार्बोनेट। हाइड्रोकार्बोनेट का मतलब SCO3। एंड तीसरा स्रोत क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। तो 3 स्रोत इसके हो गए सामान्य तौर पर, जहां पर कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। और जैसे जैसे एडवांस थ्योरी जाएगी उसके विषय में फिर हम डिटेल डिस्कशन करना शुरू कर दिए कि नहीं, कार्बन लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। और यहाँ तक कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच उसी पर चल सकती है। तो ये जैसे जैसे हमें नई नई इंफॉर्मेशन मिलती गई, हम उनके विषय क्षेत्र को बढ़ते गए। तो सामान्य तौर पर जो हमारी सामान्य धारणाएं थी, कार्बन किससे पाया गया? CO3 मीन्स कार्बोनेट, SCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, और तीसरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के विषय में आप जानते ही हो कि जिसमें आपका केरोसिन भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। पेट्रोलियम एक तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन कह लें तो सफिशिएंट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। और आज का जो हमारा मॉडर्न स्टेटस है, जिसके विषय में हमारी स्पीड बढ़ गई है, हम टाइम टू टाइम कोई भी कार्यक्रम कर लेते हैं, ये सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? पेट्रोलियम के ऊपर है। आज यहाँ तक कि हमारे किचन में भी एंट्री कर गया है कि अगर हमें भोजन की आवश्यकता है तो पेट्रोलियम की नीड है। तो पेट्रोलियम हमारे लिए मोर देन 70% लाइफ सर्वाइवल हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में पेट्रोलियम को आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जब उस टॉपिक विशेष पर होंगे तो वहां हम लोग फिर से डिटेल स्टडी करेंगे। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो अर्थ का क्रस्ट पार्ट जो है, जो सबसे फर्स्ट लेयर होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंस्ट्रक्शन, तो ऐसी कंडीशंस में 0.02% कार्बन का वेट है, बहुत कम है। लेकिन ये भी विशेषता है कि सब में मिला होता है, बिना इसके कोई भी हमारे चारों तरफ की वस्तुएं पूर्ण नहीं होती। और अगर वो पूर्ण हो रही हैं, लाइक जैसे लिक्विड में वाटर है आपका, तो वाटर को आप देखिए, आग लगाते हैं, कितना भी आग लगाइए नहीं जलेगा। तो सामान्य तौर पर सबसे बड़ा पहचान तो आपका यही है कि आपके चारों तरफ पाई जाने वाली कोई भी वस्तुओं को आप आग लगाते हैं, अगर वो वस्तु जल जाती है तो आपको तुरंत मान जाना चाहिए कि हाँ, इसमें कार्बन की उपस्थिति है, अन्यथा कार्बन की उपस्थिति नहीं है। तो सेम कंडीशंस में आगे बात करते हैं, बट इन एटमॉस्फेयर, लेकिन हमारे वायुमंडल में, क्योंकि आपका अर्थ स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, जो लेयर ऑफ द अर्थ जिसको 3 भागों में बताया गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सामान्य तौर पर है। अब इसके अलावा जब हम अर्थ से ऊपर स्लैब पर चलते हैं तो क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब हिंदी में उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल, वायु का घेरा। जैसे कहते हैं लोग, आपस में लोगों को बैठना होता है तो एक चौकोर क्या बल्कि राउंड अप कर लेते हैं, मतलब कि उसको एक सर्किल जैसा रूप बना लेते हैं। तो वही हमारा स्फीयर का रूप होता है। स्फीयर मीन्स ठोस गोला होता है। और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर शब्द जो आया, वो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? हवा का घेरा, अर्थात वायु का मंडल। तो वही कह रहे हैं, बट इन एटमॉस्फेयर इट है 0.03%। लेकिन एटमॉस्फेयर में यह 0.03% के रूप में होता है। और किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। और उससे पहले आपने देखा कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और पेट्रोलियम के रूप में था। तो कहने का मतलब कि अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो कार्बन का मुख्य स्रोत देखा जाए
तो इटसेल्फ में फ्रीडम वे में कहीं कार्बन नहीं मिलता। कार्बन है तो किसी न किसी के संयोग से ही बना हुआ है। आप ये भी देखते हैं एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस होती है, मोर देन 74%। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के बाद कोई है तो कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेज होती हैं। तो ये सारी चीजें ज्योग्राफी में भी आप लोअर क्लासेज में पढ़ते आए हैं, उन्हीं चीज को हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। फिर आगे बात करते हैं फ्यूल्स की। फ्यूल्स मतलब ईंधन, जिसके माध्यम से हम के घर के किचन को भी देखते हैं कि जिसमें भोजन बनाना होता है, गाड़ी ड्राइव करते हैं वो भी फ्यूल से ही चल रही है। जितने भी हमारे मूविंग पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ है वो सभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं स्पीड एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ टाइम्स की। मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्पीड से हम उस कार्य को करना चाहते हैं, चाहे ट्रेन चलाना हो, बस चलाना हो, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कुछ भी चलाना हो, तो कहीं ना कहीं फ्यूल्स पर ही डिपेंड है। और वो फ्यूल्स डायरेक्टली कहाँ से रिलेटेड है? पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो सेम कंडीशंस में हम ये कहते हैं कि बट इन एटमॉस्फेयर इट हैज 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। फ्यूल्स लाइक वुड, मतलब ईंधन के रूप में, जैसे पुराने समय में हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों को सामान्य तौर पर जो पेड़ पौधे सूख जाते थे उनको हम लकड़ी के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो वुड पहला रिसोर्स था। दूसरा कोल, कोल का मतलब कोयला, आप जानते ही हैं। ये सभी मटेरियल जो आपको बता रहे हैं आग लगाने पर जलते हैं, इसका मतलब कि इनमें कार्बन की उपस्थिति होती है। सेम कंडीशन में एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड प्रेशर गैस। बात समझ रहे हैं? जिस एलपीजी को आप किचन में यूज करते हो। इसी तरह से सीएनजी है। सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड पेट्रोल ईटीसी, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल पार्ट्स को लिया गया। पेट्रोल सामान्य तौर पर आप देखते हैं व्हीकल्स में यूज किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सीएनजी सामान्य तौर पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में है। और इस तरह से जो ये इनका स्ट्रक्चर्स है, जो रिसोर्सेज ऑफ कार्बन है, वो इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं क्लॉथिंग। क्लॉथिंग का मतलब क्या होता है? कपड़ा के लिए। तो क्लॉथिंग मटेरियल्स, जिसके द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सामान्य तौर पर कॉटन। कॉटन का मतलब कपास, जो सामान्य तौर पर जिससे सूती कपड़े बनते हैं। तो सूती कपड़े बनाने के लिए कॉटन का उपयोग किया जाता है। ये भी कार्बन रिसोर्स में होता है। सामान्य तौर पर यहाँ से क्या होता है कि अगर किसी भी कपड़े को आप आग लगाते हैं तो तुरंत जलने लगता है। हमने पहले जीएस में इसका नेचर बताया कि आपके सराउंडेड जितनी भी वस्तुएं हैं अगर वो जलाने पर जलती हैं तो आपको तुरंत मानना चाहिए कि इसमें कार्बन की उपस्थिति है। अगर जलाने पर नहीं जलती हैं तो मीन्स उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। तो सामान्य तौर पर ये कॉटन है। कॉटन जो सामान्य तौर पर सूती कपड़े के लिए पॉपुलर वर्ड है कि कहीं भी आप मार्केट वगैरह में शॉपिंग में जाते हैं सीधे कहते हैं भाई कॉटन चाहिए हमें, क्योंकि समर सीजन चल रहा है। समर सीजन हो या विंटर सीजन, किसी के लिए कॉटन क्लॉथ द बेस्ट माना जाता है। वुलन भी होता है विंटर सीजन के लिए, लेकिन कॉटन को पहले सुपीरियरिटी देते हैं इनर क्लॉथ्स के रूप में। सामने कॉटन हो गया। कॉटन के बाद डेवलपमेंट आ गया और देखा गया कि केमिस्ट्री के माध्यम से नायलॉन का जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया वो थोड़ा सस्ता भी था, आम आदमी उसको पहन सकते थे। और उसकी जो ड्रॉबैक्स देखी गई कि उसमें चर्म रोग बहुत ज्यादा होने लगे। सामान्य तौर पर वो गर्मी में गर्म करता था और ठंडी में ठंड करता था। तो ऐसी परिस्थितियों में वो सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग के लिए यहाँ नायलॉन को भी रखा गया। नायलॉन क्या है? एक तरह से पॉली प्रोसेस होता है, मतलब कि सामान्य तौर पर हम इसको कार्बन का एक विकसित रूप ले आ सकते हैं। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और दूसरा है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि कॉटन और नायलॉन या इनके साथ साथ अन्य चीजों का भी मिक्सचर होता है। पेपर, पेपर आप सामान्य तौर पर कागज को जान ही रहे हैं। रबर, रबर जो बच्चे इरेजर के लिए यूज करते हैं या अदर फॉर्म्स ऑफ यूज
जैसे तमाम जगह रबर का यूज करते हैं, रबर के माध्यम से टायर वगैरह अन्य चीजें बनाई जाती हैं, ये सभी कार्बन के ही रूप हैं, कार्बन के द्वारा ये बनाए गए हैं। सामान्य तौर पर अगला है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स में आप सामान्य तौर पर इसका रिसोर्स नायलॉन का वहां से ही पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि प्लास्टिक्स के मतलब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं, तो उसके माध्यम से नायलॉन का डेवलपमेंट किया गया था। लेदर के विषय में बात करते हैं तो लेदर तो काफी महंगा होता है और लेदर का भी रिसोर्स अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो कार्बन ही होता है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल लेदर आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज, स्लीपर्स, ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कार्बन से ही जुड़े होते हैं। तो इन तरह से देखा गया कि कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबर, प्लास्टिक्स, लेदर, ये सभी कार्बन के रिसोर्स होते हैं। इनके साथ साथ ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब क्या होता है? दवाइयां, दवाइयों के साथ साथ डाइज, डाइज का मतलब कपड़ों पर कलर चढ़ाने के लिए, या कोई भी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको कलर करने के लिए सामान्य तौर पर डाइज का प्रयोग करते हैं। आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन, ये सभी किससे बनाई जाती हैं? कार्बन से बनाई जाती हैं। तो ये कार्बन के रिसोर्स हो गए कि मतलब जितनी वस्तुओं का नाम दिया गया इंट्रोडक्शन टाइम में वो सभी कहीं ना कहीं कार्बन से जुड़े होते हैं और कार्बन से बनते हैं। कार्बन का एक सीधा सा पहचान मैंने कई बार रिपीट कर दिया कि कोई भी वस्तु जलाने पर अगर जलती है तो आपको तुरंत पहचान करना चाहिए कि इसमें कार्बन की उपस्थिति है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती। आई एम सॉरी। कहने का मतलब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर अब हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जो हमने टॉपिक लिया था उस टॉपिक के पहले क्या हमने कहा था? कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स का तो हमने नाम ही नहीं लिया, अभी तक तो केवल इंट्रोडक्शन में लगे रहे कि कार्बन क्या है, रिसोर्स क्या है, कहां से हमें कार्बन मिलता है। तो अब थर्ड पॉइंट से हम अपने टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, जो टॉपिक हमने सजेस्ट किया था कि कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स तो जरूरी था पहले रिसोर्स ऑफ कार्बन बताना, रिसोर्स ऑफ कार्बन जानने के बाद फिर आप बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो यहां से हमारा थर्ड पॉइंट शुरू होता है द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? आपस में समझौता करना, साझा करना। जैसे किसी को कोई भी पर्टिकुलर पार्ट्स को फॉर द लाइफ टाइम नहीं आप दे सकते हैं तो एक सहयोग के रूप में दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि भाई ठीक है अभी आप सामान्य तौर पर इसको ले लीजिए, आप अपना वर्कआउट कर लीजिए, फिर बाद में हमें वापस कर लीजिएगा। आज की सामान्य तौर पर देख लीजिए, मोबाइल में तो आप लोग जानते ही हैं शेयर एक ऑप्शन होता है। कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर देना है, तुरंत आपने शेयर बटन को पुश किया और आपकी सेम इंफॉर्मेशन बिना कुछ टाइप वगैरह किए वहां पलक झपकते ही पहुंच गई। और वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास भी है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा टूल्स का काम कर रहा है। तो सामान्य तौर पर शेयरिंग का आज की डेट में जो हमारा मॉडर्न कम्युनिटी है बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर शेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं? आपस में समझौता करते हैं। तो द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, ऐसे बॉन्ड्स जो शेयरिंग के द्वारा बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रूप में, जैसे अगर दो एलिमेंट्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पहला एलिमेंट देता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट, तो दोनों के पेयर बन जाते हैं, यानी दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के पेयर माने एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। आइदर सेम और डिफरेंट, वो सेम भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया जाए, कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दिया जाए, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दे रहे हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया के साथ जोड़ दे रहे हैं, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दे रहे हैं, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसी नाते इसने इंडिकेट किया कि दीज पेयर्स बिटवीन द एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट। ये पेयर क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो इनको हम कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। साधारण शब्दों में आप ये जान जाइए, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का आपस में समझौता होता है, साझा होता है। इससे पहले हमने आपको रिएक्शंस के पहले ही प्रोसेस में बताया था
कि एक होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करते हैं, या तो हम पूर्णतया उसको लूज कर देते हैं, दान कर देते हैं, या फिर पूर्णतया लाइफ टाइम के लिए गेन कर लेते हैं। तो लूजिंग और गेनिंग प्रोसेस जो होता है वो आयनिक बॉन्ड में होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, फॉर द इंस्टेंटेनियस टाइम शेयरिंग होती है। इंस्टेंटेनियस टाइम शेयरिंग का मतलब कि आपस एक दूसरे से समझौता करके कोई न्यू सप्लीमेंट्स बना लेते हैं, कोई नया कंपाउंड बना लेते हैं, लेकिन ये परमानेंट बॉन्ड नहीं होते। तो सेम कंडीशंस में आपने यहाँ पर देखा कि द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट दे आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स। इनको हम कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O2Cl2, समझ गए होंगे। H2 मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड CH4। CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन बोलते हैं। इसी तरह से H2O वाटर को आप कहते हो, NH3 अमोनिया, ऐसे ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पॉपुलर है, एंड S8 को सामान्य तौर पर सल्फर मॉलिक्यूल के रूप में जानते हैं। अब इसमें S8 होने का मतलब कि 8 सल्फर आपस में एक दूसरे से जुड़ करके शेयरिंग करके एक रिंग बनाते हैं, जिसको S8 के नाम से जानते हैं, या हम इससे कह सकते हैं डिराइव्स ऑफ सल्फर। डिराइव्स ऑफ सल्फर का मतलब कि S से लेकर S2, S3, S4, S5 कोई भी जुड़ सकते हैं, और अप टू एक लंबी चेन श्रृंखला होती है S8 की। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि S8 का भी मॉलिक्यूल जो होता है वो आपस में क्या बना सकता है, शेयरिंग कर सकता है, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं। दूसरा शेयरिंग का एक कॉमन थ्योरी आप जान लीजिए कि कभी सिंगल एटम्स नहीं जुड़ सकते, उनके लिए डबल का होना जरूरी है। तो इसको ऑड और इवन नंबर्स में बांट लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी शेयरिंग नहीं कर सकते। जब भी शेयरिंग करेंगे तो इवन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स करेंगे। जैसे S8 है तो शेयरिंग संभव है, लेकिन S7 होता तो नहीं शेयरिंग कर पाते, उसके साथ कोई और सहयोगी की आवश्यकता पड़ती, और बिना उस सहयोगी के हम कोई बॉन्ड नहीं बना पाते, या जिसे हम साधारण शब्दों में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाते। तो सेम कंडीशंस में आपने इसको देख लिया। अब इसके बाद हम फॉर्मेशन पर बात करते हैं। जैसे फॉर H2 फॉर्मेशन, H2 फॉर्मेशन का मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सर्किल जो बनाया गया, जिसमें आपको H एटम दिखाया गया। H एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। सेम ये H से ही रिएक्शन कर रहा है, आपस में जुड़ने का काम हाइड्रोजन से ही कर रहा है, जिसको यहाँ पर हमने कहा था कि आइदर सेम का मतलब हाइड्रोजन से जुड़ करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, H2 के रूप में हो रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन एटम का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम का आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने का मतलब फॉर द इंस्टेंटेनियस टाइम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। सेम कंडीशंस में यहाँ पर हम O2 के लिए भी यही काम करते हैं। O2 के लिए ऑक्सीजन सामान्य तौर पर देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, और उसको बोरबरी प्लान के अनुसार अगर हम कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो पहले ऑर्बिट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नेक्स्ट ऑर्बिट में हमारे क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सामान्य तौर पर यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन की जो बात करते हैं वह सामान्य तौर पर यही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन को आपस में देखते हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बोरबरी प्लान कहता है पहली कक्षा में कम से कम 2n² का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अभी 18 की तो बात बहुत दूर की है, उससे पहले अगर हम देखते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी परिस्थिति नहीं फॉलो कर रहा था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में शेयरिंग हुई। यहाँ पर ऑक्सीजन में शेयरिंग हो रही है, क्योंकि इसका सेकेंड ऑर्बिट जो है 6 इलेक्ट्रॉन का है। ये दोनों चाह रहे हैं कि भाई कोई 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दे, क्योंकि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कोई दान देना नहीं चाहेगा, तो जाहिर सी बात है ये दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो जाहिर सी बात है -2 इनको वैलेंसी मिलेगी। -2 का मतलब 2 ऋणात्मक आवेश इनको मिलेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये
मतलब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में कोई एलिमेंट्स मान लीजिए ऐसा नहीं सर्वाइव करता कि भाई हम लाइफ टाइम के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये आपस में सेम कंडीशंस में क्या कर लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन इनका है, 6 इलेक्ट्रॉन इनका है, फॉर द टाइम बीइंग एक दूसरे से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेने का मतलब कि 6 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 6-2 8 हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में ये क्या बन जाएंगे, O2 बन जाएंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम से जुड़ करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेगा। इसी पर ये फार्मूला डिराइव किया महर्षि कणाद से लेकर के अन्य केमिस्ट जितने भी आए, कहे कि 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 एटम्स होते हैं। सेम कंडीशंस में यहाँ Cl2 की बात करते हैं तो Cl2 क्लोराइड है, क्लोराइड में भी Cl से जुड़ता है, क्योंकि इसका भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर 17 होने पर 287 पहली और दूसरी कक्षा तो फुलफिल हो रही है, लेकिन तीसरी कक्षा में सेमी ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो हो रहा है। सेमी ऑक्टेट इस नाते कह रहे हैं कि नियमता तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में कोई दूसरा इनसे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन सेम वे में नहीं बनाते हैं, डिफरेंट वे में बनाएंगे। जैसे NaCl के साथ आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अगर आप Cl के साथ चाहें कि आयनिक बॉन्ड बना ले तो दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी भी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा क्लोरीन लाओगे उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हर आदमी 1 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो ऐसे में ये लोग कहते हैं कि भाई 1-1 इलेक्ट्रॉन का आपस में हम शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, जिसके कारण Cl2 का मॉलिक्यूल बन जाता है और ये क्लोराइड मॉलिक्यूल हो जाता है। तो Cl से मिलकर के आपस में क्लोराइड मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सेम कंडीशन में CH4 जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर बेस करती है, इसी के कारण इसको फादर एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया, उसका नाम रखा गया CH4। CH4 का मतलब मेथेन, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। 4 हाइड्रोजन किस बेस में जुड़े हैं, आपस में। जैसे आप C का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, सामान्य तौर पर उसमें भी 2,6 2,4 होगा, और 2,4 होने का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो सेकेंड ऑर्बिट में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन कोई इनको देगा नहीं। साथ में 4 इलेक्ट्रॉन ये देना चाहें तो कोई लेने को भी नहीं तैयार है। तो इस नाते इनकी मजबूरी है कि आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनावें, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यही थ्योरी अडॉप्ट करेंगे कि ये आपस में या तो सेम वे में जुड़ेंगे, कार्बन कार्बन से जुड़ जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ जाए, अदरवाइज डिफरेंट वे में जुड़ेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ रहा है। कार्बन किसके साथ शेयरिंग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, कहता है भाई हमारे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहते हैं ठीक है 1 नहीं 4 हाइड्रोजन आ जाओ। 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर के कार्बन के साथ जुड़ करके क्या बना लेते हैं, CH4, और CH4 क्या बन जाता है, फादर एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही यहीं से शुरू होती है, CH4 से। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर आपने देखा इस स्ट्रक्चर में कि यहाँ कार्बन दिया गया है, कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके चारों तरफ से जुड़ रहे हैं। और ऐसी कंडीशंस में आपस में शेयरिंग जो करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का मिल करके क्या बना लेते हैं, CH4, जिसे आप मेथेन कहते हो। अब मेथेन के बाद फिर हम जो एग्जाम्पल सजेस्ट किए थे उनको बहुत सारी चीज सेम यही प्रोसेस चलती रहती है, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करके केवल उनका स्ट्रक्चर्स हमने बता दिया कि जैसे सपोज कीजिए अमोनिया NH3 है, तो NH3 में भी वही प्रॉब्लम होती है। अब आप नाइट्रोजन की बात करते हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना होगा, 7 - 2 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब इनको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है, भाई सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये सेम नहीं पाते हैं, डिफरेंट को बुला लेते हैं। डिफरेंट में सबसे आसान है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बुला लेते हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन को बुलाया तो 1 हाइड्रोजन अप साइड में जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन राइट हैंड में, और तीसरा हाइड्रोजन डाउन हेड में जुड़ गया, ठीक है, और लेफ्ट हैंड का कमांड अपने हाथ में ले लिए। तो यहाँ से NH3 आपस में जुड़ करके
क्या बना लिए, अमोनिया गैस बना लिए। सेम कंडीशन में H2O को भी अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ ऑक्सीजन के लेफ्ट में हाइड्रोजन और राइट में भी हाइड्रोजन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन को सहयोग दे रहे हैं, शेयरिंग कर ले रहे हैं। तो इस तरह से H2O बन जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो थोड़ा इनका एक डिफरेंट रूप है, वो डिफरेंट रूप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पर इसके बाद वाले वीडियोस में आपको हम बताएंगे, क्योंकि वहां एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के विषय में बताना पड़ेगा, तो अभी अलग थ्योरी है। लेकिन आज इतना ही आप खाली जान लें कि CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट में है और उसके राइट में डबल बॉन्ड लगा हुआ। डबल बॉन्ड लगा होने का मतलब इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव है, तो ये कार्बन के साथ जुड़ते हैं, फिर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कहने का मतलब कार्बन के लेफ्ट में ऑक्सीजन है और कार्बन के राइट में ऑक्सीजन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 6 होने के कारण क्या करते हैं, 2,4 कर देते हैं, और 2,4 कर देने पर 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और 4 इलेक्ट्रॉन जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो आपस में रिएक्शन करने में सक्षमता दिखाएंगे, बार बार हाईली रिएक्टिव होना चाहेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करके ये भी शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने से एक स्पेसिफिक फीचर्स आ जाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग का, जो अगले वीडियोस में आपको बताएंगे। क्योंकि वहां पर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिटेल्स में बताना अगली बार ही शुरू किया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो ऐसी कंडीशंस में फिर हम आगे अगला एग्जाम्पल देते हैं, यह सेट का है तो ये भी अगली वीडियो का है, लेकिन यहाँ पर खाली हम इतना ही आपको बता दे रहे हैं कि यह सेट का मतलब क्या हो गया, 8 सल्फर। और सल्फर का आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 होने पर क्या हो जाएगा, 286 हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो जाहिर सी बात है ये सेम और डिफरेंट में आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे। तो ये सेम में आपस में कर रहे हैं, तो इस तरह से जिगजैग टाइप का इनकी बॉन्डिंग बन रही है। एक यस यहाँ है तो एक इस तरह से, दूसरा यहाँ, फिर यस नीचे आया, फिर ऊपर। तो जिस तरह से अप एंड डाउन स्ट्रीम चलती है उसी तरह से ये पहले स्ट्रक्चर्स में जाते हैं और बिलो नीचे वाले पोर्शन में क्या आते हैं, यस बॉन्ड यस बॉन्ड यस। इस तरह से देखा जाए तो आपस में 8 सल्फर एक दूसरे को शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और कोवैलेंट बॉन्डिंग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीज बाकी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इनके बेसिक फीचर्स को जान लीजिए, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि अब तो कोई झिझक नहीं रहा। CBSE बोर्ड के एग्जाम भी कैंसिल हैं, यूपी बोर्ड भी लगभग कैंसिल हो चुका है, ICSE बोर्ड भी कैंसिल हो गया। तो अब 70% कोर्स को आप भूल जाइए। अब आपको क्या पढ़ना है, 100% कोर्स पढ़ना है। और 100% कोर्स पढ़ने का मतलब कि जो आपके 10th स्टैंडर्ड की थ्योरी है उसको प्रॉपर ढंग से हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये तो आपके एग्जाम्पल्स थे, ये एग्जाम्पल्स बेस पर होने से कहने का मतलब इसमें बॉन्डिंग किया गया। अब उस बॉन्डिंग फीचर्स के कुछ और छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम बताने के बाद आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और अगले वीडियोस में हम फिर कार्बन के विशेष गुण को कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन पर भी बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट पर यहाँ आ जाइए। जैसे एक आ रहा है CH4 इज ए कार्बन कंपाउंड। CH4 क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है। CH4 आपसे परिचित है, जिसे हम मेथेन कहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी बताए। तो यहाँ पर CH4 इज ए कार्बन कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड मार्स गैस। मेथेन तो इसका एक्चुअल में नाम है, लेकिन इसको मार्स गैस के रूप में जानते हैं। मार्स गैस के साथ साथ गांव की भाषा में कहते हैं गलघोंटू गैस। गलघोंटू का मतलब सामान्य तौर पर ये रेस्पिरेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है, लंग्स इन्फेक्शन करती है। तो ऐसी कंडीशंस में लोगों का जान जाने की शंका होती है, और ये सामान्य तौर पर मार्स मतलब दलदली जमीन से निकलती है। जब आप खरीफ की फसल देखते हैं, धान की फसल पैदा होना होता है, तो उस समय जब धान मैच्योर स्थिति में होता है तो जमीन के बीच में जो होता है दलदली होती है, जमीन पूरी मजबूत नहीं होती है, बारिश से काफी नमी होती है। उस नमी और धान के अंदर जो धान की मैच्योरिटीज हैं, कुछ इस तरह की गैस प्रोड्यूस होती हैं, तो उस दलदल में पाने की संभावना ज्यादा होती है। इस नाते इनका नाम मार्स गैस या गलघोंटू गैस के रूप में भी जाना जाता है। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल।
लेकिन हम इसका फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि मानो एक ऐसा जादूगर होता है जो उसका विरोध करता है। वो क्या करता है, जैसे जानवरों को क्या होता है, जानवर जब मारने पीटने लगे तो उनके नाक में सोजा लगा देते हैं। वहां क्या करते हैं कि वहां एक रस्सी लगा दी और नाक को बांध दिए, अब जाओ कहाँ जाओगे तुम। तो ऐसी कंडीशंस में इनको जो परेशान करता है मानव को, उसका कोई ना कोई टेक्निक सीख करके उसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। कहने का मतलब मानव के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत होती है, ये सदैव अपने आप को बास बन करके रहना चाहता है, तो अन्य लोगों को अपना सबऑर्डिनेट बना लेता है। तर्क से, छद्म से, कैसे भी उनको आपस में नियंत्रण कर लेता है। तो सेम कंडीशन में देखा कि तो भाई मार्स गैस है। धान एक ऐसी चीज है खरीफ फसल की कि जो हम उगाएंगे ही, और दलदल जमीन रहेगी तो बहुत जगह मार्स गैस होगी, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग मर जाएंगे अपने आप ही। तो ऐसी कंडीशंस में उसने कहा कि क्या करते हैं, इनको फ्यूल में कन्वर्ट करो, ऐसा करो कि इनको भोजन वगैरह बनाने में इनका उपयोग हो जाए। जैसे कहने का मतलब कि हमारे पास बहुत सारे सिक्के होते हैं, तो हर दुकान पर सभी सिक्के नहीं चलते हैं। कुछ दुकान होते हैं कि नहीं वो ईंधन वाले सामान में चल सकते हैं, कोई होगा ग्रोसरी में चल सकते हैं, कोई कहे नहीं इसको फटी नोट है तो इसको बैंक वालों को दे आओ। तो सेम वही कंडीशन मानव ने यहाँ भी किया कि भाई तुम मार्स गैस हो, तुम खतरीले आदमी हो, ऐसे नहीं समझोगे, एक काम करो तुम्हें हम फ्यूल में यूज कर लेते हैं। तो ईंधन के रूप में जब उपयोग करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही तुम्हारी नशा ढीला हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में मार्स गैस क्या होता है कि उसको एज ए फ्यूल यूज करने लगे। किस रूप में, यूज्ड एज ए फ्यूल एंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीएनजी एंड बायोगैस। सीएनजी आप देख रहे हैं, आज नहीं 10 साल पहले से सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है भाई पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, सीएनजी लगाइए, सीएनजी लगाइए। तो ऐसी कंडीशन में सीएनजी में इनको उपयोग कर लो। तो मानव ने कहा अब इससे बढ़िया साधन कोई नहीं है, इनको उठा के लाओ मार्स गैस को, सबको उठा करके सीएनजी में कन्वर्ट करो। तो इनको सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, और बायोगैस। बायोगैस का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था जब हम लोग पढ़ाई करते थे 90-95 के आसपास, तो बायोगैस का चलन बहुत ज्यादा चला था। लोग क्या करते थे कि घरों में जानवर होते थे जो उससे उनकी गोबर होता था, लैट्रिन वगैरह, उसको एक गड्ढे में कंपोस्ट टाइप का बना करके जो उससे गैस निकलती थी, उस गैस को हम बिजली जलाने का काम, भोजन बनाने का काम, डिफरेंट वे में यूज करना शुरू किए। लेकिन संयोग ऐसा रहा, गवर्नमेंट की कुछ मनोदशा बहुत अच्छी नहीं थी, लोग भी उस पर बहुत ज्यादा वो नहीं किए। जब तक सब्सिडी मिला तब तक लोग उसका लाभ लिए, सब्सिडी बंद, प्रोजेक्ट बंद। तो ये कंडीशन रही। तो हमारे देश की डेवलपमेंट में बहुत सारी समस्याएं ऐसी कभी कभी आई हैं। तो बायोगैस प्लांट जितनी तेजी से खुले थे, घरों घरों में यूज होने लगा था, ब्लॉक की एक सबसे समृद्धशाली योजना रखी गई थी, वो मात्र कुछ ही वर्षों में फ्लॉप कर गई। तो बायोगैस अब केवल नाम का रह गया है। ऐसी कंडीशंस में बायोगैस और सीएनजी जो उसका आर्टिफिशियल फॉर्म लाया गया, कहा गया भाई सीधे तुम नहीं चलोगे, चलो गाड़ियों को खींचो, अपने आप तुम्हारा नशा ढीला हो जाएगा। तो ऐसे में मार्स गैस को ला करके सीएनजी में कन्वर्ट कर दिए, और बायोगैस का तो इनका यूज चल ही रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य तौर पर ये कार्बन के क्या हैं, कार्बन के मतलब सहयोगी हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि इनको नए ढंग से सिंथेटिक वे में कार्बन से नई चीजों को सोच किया गया और नई चीजों को बनाया गया। सेम कंडीशन में NH3 गैस कैन बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। NH3 मीन्स अमोनिया गैस को रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज कर सकते हैं इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर्स आज आप देख रहे हैं आधुनिक सभ्यता में प्रत्येक घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, तो वहां एज ए रेफ्रिजरेंट अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। साथ में फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस में भी अमोनिया का बहुत बड़ा उपयोग होता है। कहीं भी आपको यूरिया गैस यूरिया फर्टिलाइजर बनाना है या अदर फर्टिलाइजर्स बनाना है, तो वहां पर आपको एक अमोनिया प्लांट लगाना पड़ेगा। बिना अमोनिया प्लांट के आप ऐसा काम कर नहीं सकते हैं। पेपर प्रोडक्शन की बात आती है, वहां भी अमोनिया प्लांट की जरूरत होती है। तो एक तरह से इंडस्ट्रियल गैस के रूप में अमोनिया आई, और इस तरह से आपने देखा कि इस सब में जो मेन गेम चेंजर का काम कर रहा था वो कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहा था। तो आपने देखा कि सामान्य तौर पर कोवैलेंट बॉन्डिंग के माध्यम से हमने क्या किया, एक नई चीजों को लोगों के बीच ला दिया, और एक नया विचार आने पर हर कोई उसका अनुयायी बन जाता है, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। और किसी भी तथ्य विशेष पर जब एक से नहीं सैकड़ों लोगों का दिमाग लगता है तो कुछ नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं जो हमारे जीवन को आवश्यकताओं के अनुसार, जो हमारी जीवन आवश्यकताओं से वशीभूत हैं, वो काफी कुछ
सुदृढ़ हो जाते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा उसका इन्वायरमेंट हम बना लेते हैं, और जिससे हमारे देश और हमारे अवस्था विशेष की प्रगति होती है और यह हमारे देश के लिए एक समृद्धशाली उपयोग होता है। तो यहीं पर हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो ये रहा कोवैलेंट बॉन्डिंग के लिए, और साथ में हम नेक्स्ट जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर इससे और अच्छी चीज लाने की कोशिश करेंगे। एक चीज अभी एक पॉइंट रह गया है, इसमें भी आप लोग चलते चलते देख लीजिए। कोवैलेंट कंपाउंड की विशेषता क्या होती है? लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका लिया जाता है? मतलब कि कोई लिक्विड्स होता है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो उसमें बुदबुदे निकलते हैं, बॉयल करने का फर्स्ट स्टेज जो होता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं तो कोई गलत नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर इसका लो होता है, कम टेम्परेचर पर बॉयल कर जाता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड अवस्था में है, तो उसको अगर हम गलाना चाहते हैं तो पानी में ही तो गलाएंगे, या सामान्य तौर पर वैसे भी हीट करेंगे तो गलना शुरू हो जाएगा। और जब गलना शुरू हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका बिलो टेम्परेचर होता है। कहने का मतलब अगर वो लिक्विड अवस्था में है तो और सॉलिड अवस्था में है, दोनों टेम्परेचर इनका लो टेम्परेचर से ही ये अलग हो जाते हैं और ये अपनी अवस्था परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, वो बहुत कमजोर होती है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। इस नाते जैसे टेम्परेचर का डंडा पड़ा तुरंत वो अलग हो जाते हैं, कहते हैं भैया हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो ऐसी कंडीशंस में लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, लेस फोर्सेज। लेस फोर्सेज का मतलब दो एलिमेंट जो आपस में चाहे वो सेम वे में जुड़े थे या डिफरेंट वे में, वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, तो लेस फोर्सेज होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या होती है? ये पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर होने का मतलब कि पूर्णतया ये कंडक्टर नहीं होते, लेकिन इतनी सारी कमियां होने के साथ साथ आई एम सॉरी, इतनी कमियां होने के साथ साथ आज ये आधुनिक युग पर राज कर रहे हैं। और आधुनिक युग पर राज करने का मतलब पुअर कंडक्टर तो जरूर हैं, लेकिन ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की कड़ी को निभा रहे हैं। जो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स, आज का कंप्यूटर, आज की सोशल मीडिया, सारी चीजें हमारी किस पर डिपेंड है? सेमीकंडक्टर पर, मींस की मेटलाइट्स पर। तो ऐसे मेटलाइट्स के फॉर्म में ये होते हैं, तो ये पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जानने के बाद आज हमने केवल इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश किया, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेज हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।